हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित शर्मा एंड जो भी राजस्थान में ईओ और आरओ की वैकेंसी आई है उसके पार्ट बी के लिए मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसको कंप्लीट करवाऊँ, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये मेरा भी देने का प्लान तो है बट अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि मैं अभी सोच रहा हूँ उसके बारे में। बट मुझे ये इंटरेस्टिंग पार्ट लगा जो एक्ट है वो, क्योंकि मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है इन चीज़ों को पढ़ने में, समझने में। तो मैं ये एक्ट जो लूँगा वो अपडेटेड होगा 2021 तक। अब मुझे पता नहीं है यूट्यूब पे इंग्लिश में ये वीडियो है कि नहीं, लेकिन मेरा जो मीडियम रहेगा इसमें बाइलिंगुअल रहेगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स चलेंगे इसमें। तो ये हिंदी वाले लोग भी देख सकते हैं और इंग्लिश वाले लोग भी देख सकते हैं। तो हम ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए आगे स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो मैं इसका इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूँ। इसमें टोटल 17 चैप्टर्स हैं और उसमें 17 चैप्टर्स में अराउंड 344 सेक्शंस हैं, और उन सेक्शंस में कहीं कहीं पे कुछ चीज़ों को फर्दर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्होंने शेड्यूल्स दिए हुए हैं। तो 6 शेड्यूल्स हैं। इस एक्ट को जो गवर्नर की एसेंट मिली थी, मतलब हमारे जो राज्यपाल साहब हैं उनकी जो एसेंट मिली थी वो 11/9/2009 को मिली थी, 11 सितंबर 2009 को। और ये पब्लिश भी 11/9/2009 को ही हुआ था, बट ये इफेक्टिव 15 सितंबर 2009 को हुआ था। ये ध्यान रखने वाली बात है। इफेक्टिव कब से हुआ था? 15/9/2000। जो हमारा पब्लिश हुआ था उसी में लिखा हुआ है कि ये 15/9/2009 से 9 को पब्लिश हुआ था। अब हमको ये पूरा एक्ट पढ़ना नहीं है, हमको ओनली इसमें जो जो चैप्टर्स दिए हुए हैं सिलेबस में ओनली उन्हीं को पढ़ना है। तो चैप्टर 2 जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है कि म्यूनिसिपैलिटीज़ कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है, उनकी गवर्नमेंट कैसे चलती है, और कैसे इलेक्शंस होता है, उनमें रिजर्वेशंस कैसे होता है, उन सब के बारे में ये चैप्टर 2 है। चैप्टर 3 में क्या है कि उनमें काम कैसे होगा, वार्ड कमिटीज़ कैसे डिसाइड होगी, कैसे बनेगी, उन वार्ड कमिटीज़ का क्या काम होगा। फिर चैप्टर 4 क्या है, उसमें है कि प्रॉपर्टी क्या होगी म्यूनिसिपैलिटी की। भाई बिना प्रॉपर्टी के तो कुछ चल ही नहीं पाएगा ना। तो मतलब कुछ तो वो ऑन करते हुए होनी चाहिए ना, विदाउट ऑन ओनरशिप का तो मतलब ही नहीं है। तो उनके पास जो प्रॉपर्टी होगी वो कौन सी होगी, उनके पास फाइनेंसेज कहाँ से आएंगे, उनका फंड क्या होगा, फिर उनके पास रेवेन्यू कहाँ से आएगा, एंड उस रेवेन्यू जो है उससे वो डेवलपमेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या रूल्स रहेंगे, प्लानिंग कैसे होगी, क्या कौन करेगा प्लानिंग, वो सब डिसाइडेड कहाँ से होगा। चैप्टर 10 और 11 में वो सब दिया हुआ है। फिर उनके पावर्स क्या होंगे, फिर वो किस पे केस कर सकते हैं या उन पे कौन केस कर सकता है। और दूसरा जो हम 14th चैप्टर है वो है कंट्रोल के बारे में, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उनको कैसे कंट्रोल करने वाली है। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कैसे कंट्रोल करेगी, वो 309 से 327 जो हमारे आप देखेंगे हमारे सिलेबस में रूल्स भी दिए हुए हैं, मतलब हमको नियम भी पढ़ने हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जो कंट्रोल वाला चैप्टर है वहीं से रूल्स एंड रेगुलेशंस निकल के आते हैं मेनली। तो सारे जितने नियम कायदे कानून जो फिर फर्दर गवर्नमेंट बनाती है इस एक्ट को देखते हैं वो यहीं से उठाती है। मैक्सिमम जो पावर्स मिली हुई है वो यहीं से मिली हुई है। फिर हमारा चैप्टर 1 आता है। उस चैप्टर 1 में क्या है, सबसे फर्स्ट चैप्टर तो ये बताएगा हमको कि भाई ये जो एक्ट है वो कहाँ तक लागू होगा। मतलब पूरे राजस्थान में तो लागू होगा, लेकिन छावनी बोर्ड या जो आर्मी एरिया है वहाँ पे ये लागू नहीं होगा। तो पूरे राजस्थान में लागू होगा एक्सेप्ट छावनी बोर्ड। फिर सेक्शन 2 में क्या क्या है, उसमें डेफिनेशंस है बहुत सारी। सपोज कीजिए बिल्डिंग किसको बोलेंगे, चेयरपर्सन किसको कौन होंगे, उनकी क्या डेफिनेशन होगी, कॉम्प्लेक्स को कैसे डिफाइन करेंगे, जिसको अपन बोलते हैं संक्रमित एरिया वो क्या होगा, लार्ज अर्बन एरिया वो क्या होगा, आगे अपन देखेंगे। तो अगर हम सबको अभी लेके बैठेंगे तो पता चलेगा आप यहीं पे छोड़ दोगे, छोड़ रहे हैं रिएक्ट तो हमसे नहीं होगा। तो हम उसको सेक्शन वाइज देखते चलेंगे, सेक्शन में कहीं पे कोई चीज़ आई तो वहीं पे उसको एक्सप्लेन करेंगे, जैसे आप आगे देखेंगे मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ। अब हमारा मेन जो चैप्टर फर्स्ट चैप्टर जो सिलेबस में दिया हुआ है वो सेक्शन 3 से स्टार्ट होता है। तो सेक्शन 3 हम देखते हैं अब नेक्स्ट। अब सेक्शन 3 देखने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि चैप्टर 2 जो है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी के बारे में, उसमें मेनली 3 चीजें हैं। एक तो डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन आपने शायद संविधान में भी पढ़ा होगा। डिलिमिटेशन का मतलब क्या है कि पूरी म्यूनिसिपैलिटी को उसकी लिमिट्स क्या हैं, उसकी बाउंड्रीज क्या हैं, और हर वार्ड की बाउंड्री क्या है। मतलब जो वार्ड है उनकी भी बाउंड्रीज होती है, उनमें कितने लोग होंगे, रिजर्वेशन कितनों को मिलना है, वो फिर फर्दर बात आएगी। और रिजर्वेशन के अलग रूल्स हैं, नॉर्मल रूल्स की तरह नहीं है जो हमारे बाकी एमपी और एमएलए में होता है, थोड़े डिफरेंट रूल्स है, वो देखेंगे कैसे आता है।
और इलेक्शंस कैसे होगा, कौन से तरीके होंगे इलेक्शंस में, डिस्क्वालिफिकेशंस कैसे हो सकता है इलेक्शंस में, वोटर कौन बन सकता है, वो सब चीज़ें हम इलेक्शंस वाले पार्ट में देखेंगे। मेनली इसमें तीन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है डिलिमिटेशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। सॉरी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, लेकिन ये डिलिमिटेशन ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी पढ़ना आप इसको। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट है वो कोई भी एरिया को इंक्लूड कर सकती है, एक्सक्लूड कर सकती है। किसमें? म्यूनिसिपैलिटी में। मतलब एरिया ए है तो उसको म्यूनिसिपैलिटी में इंक्लूड कर सकती है। एरिया बी है, वो म्यूनिसिपैलिटी का पार्ट था पहले, उसको हटा के अलग कर सकती है, किसी और में डाल सकती है। ठीक है। दूसरा, ये म्यूनिसिपैलिटी ए थी, उसकी लिमिट्स को चेंज कर सकती है। हो सकता है वो इतनी छोटी रह जाए, हो सकता है वो रहे नहीं, वो किसी बी में चली जाए, हो सकता है उसको तोड़ के दो अलग अलग कर दे। तो बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है। और थर्ड क्या है? कोई विलेज है, विलेज को किसी नगर पालिका का पार्ट बना सकती है, और किसी विलेज को ये कोई नगर परिषद का पार्ट बना सकती है, और नगर निगम का भी पार्ट बना सकती है, और खुद इस पूरे विलेज को ही अलग से नगर पालिका डिक्लेयर कर सकती है। तो ये सब स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है, और ये सब इसको गजट के थ्रू करना पड़ता है। तो अब हम देखेंगे कि अगर कुछ हमने एक्शन लिया, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया तो उसका कुछ इम्पैक्ट भी होगा, उसका फर्दर एक्शन भी लेने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई पार्ट ए है, कोई एरिया ए है, उसको आपने म्यूनिसिपैलिटी में इंक्लूड किया है, तो आपको इस पार्ट ए के जो लोग हैं उनको अपने एक वार्ड मेंबर से, एक या दो, जितने भी उस पॉपुलेशन पर डिपेंड करेगा, वो जो वार्ड मेंबर होगा उनका इलेक्शन करना पड़ेगा 6 महीने के अंदर। अब ये इसमें एक टर्म आता है अपॉइंटेड डे, मतलब उस अपॉइंटेड डे से 6 महीने के अंदर में इलेक्शन करवाना है। ये अपॉइंटेड डे क्या है? जिस दिन ये गजट ऑर्डर निकला है कि इस एरिया को इसमें इंक्लूड करना है, उस दिन से 6 महीने। तो अपॉइंटेड डे, जैसे हम बात कर रहे थे सेक्शन 2 में डेफिनेशन आएगी, तो ये अपॉइंटेड डे भी एक डेफिनेशन है, मतलब जिस दिन गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला दैट इज अपॉइंटेड डे। फिर किसी एरिया को एक्सक्लूड कर सकती है, तो एक्सक्लूड करने तो सीधे मतलब उन मेंबर्स को भी एक्सक्लूड कर दो, उन मेंबर को भी हटा दो। एक्सक्लूड करने का मतलब है पार्ट, सपोज कीजिए कोई एरिया ए है, उसको मैंने म्यूनिसिपैलिटी में था पहले, वो उसको मैंने निकाल दिया उसको बाहर, तो हम उसको उसके जो करस्पॉन्डिंग वार्ड मेंबर्स होंगे उनको भी हमको हटाना पड़ेगा। दूसरा क्या है कि हमने लिमिट चेंज कर दी। सपोज कीजिए म्यूनिसिपैलिटी ए है, उसकी लिमिट ही चेंज हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल पहला जो एग्जांपल है लिमिट का, वो है एमलगमेशन, मतलब ये ए को पूरा बी में मिला दिया। जैसे ही आप ए को बी में मिलाओगे तो ए के जितने भी चेयरपर्सन हैं, वाइस चेयरपर्सन हैं, मेंबर्स हैं, वो क्या होंगे? वो बी में जाके मेंबर्स बन जाएंगे। वो बी में जाके क्या बन जाएंगे? मेंबर्स बन जाएंगे। दूसरा क्या है, मैं इस म्यूनिसिपैलिटी को ब्रेक करके भी तो लिमिट चेंज कर सकता हूँ ना। तो जैसे आप ब्रेक करेंगे तो सेम प्रोपोर्शन में क्या होगा, आपके वार्ड मेंबर्स डिवाइड हो जाएंगे। सपोज कीजिए यहाँ पे 35 मेंबर थे पहले इसमें, अब मैं इसको डिवाइड ऐसे किया हूँ कि 14 मेंबर तो इसमें चले जाएंगे, बाकी रिमेनिंग मेंबर्स जो कि 21 हैं वो इसमें इसमें रह जाएंगे। तो इस तरह से मैं किसी भी जो म्यूनिसिपैलिटी है उसको स्प्लिट भी कर सकता हूँ। फॉर आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जयपुर नगर निगम पहले एक हुआ करती थी, अभी उसको क्या कर दिया, तोड़ के हमने क्या कर दिया, एक तो ग्रेटर कर दिया और एक हेरिटेज कर दिया ना। जो अंदर वाला एरिया उसको हेरिटेज बोलते हैं, बाहर वाले को ग्रेटर बोलते हैं। इसी तरह से ये जो सारी पावर है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। ये एल्टर करना है, स्प्लिट करना है, इंक्लूड करना है, एक्सक्लूड करना है। फिर थर्ड आता है एबोलिश्ड, मतलब हो सकता है कि म्यूनिसिपैलिटी ए थी, मैं इस पूरे को एबोलिश करके कोई अथॉरिटी बना दूं, या इंडस्ट्रियल टाउनशिप गवर्नर इसको डिक्लेयर कर सकता है। तो वो आगे अपन देखने वाले हैं वैसे भी। तो ये वाला जो केस है इसमें क्या होता है, पूरी डिजोल्व हो जाती है, कोई चेयरपर्सन, कोई मेंबर, कुछ नहीं बनेगा उसमें, ना वार्ड मेंबर बनेंगे, ना चेयरपर्सन बनेगा, कुछ नहीं बचेगा उसमें। तो ये वाला पार्ट हो गया सेक्शन 3। अब क्या होता है इस सेक्शन 3 में, ये तो हो गया इसके प्रोविजंस। अब इसमें कुछ क्लैरिफिकेशन दिए हुए हैं फर्दर। तो पहला क्लैरिफिकेशन क्या है, अपॉइंटेड डे, वो हमने देख लिया, डेट ऑफ ऑर्डर है वो। दूसरा क्या है कि जैसे ही आप इसमें कुछ भी चेंजेस होंगे तो उस म्यूनिसिपैलिटी की जो नगर पालिका या नगर परिषद या बोर्ड है उसकी कुछ जिम्मेदारियां बन जाती है। जिम्मेदारी पहली उसकी क्या बनती है, उसको अपनी बाउंड्री मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। और बाउंड्री कैसे मेंटेन करेगी, जैसा कि उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम ने या फिर उस डीएम ने कोई ऑफिस जो अपना उस काम के लिए डेजिग्नेट किया है वो ये बताएगा कि हाँ आपका ये वाला एरिया है, आप ये म्यूनिसिपैलिटी ये है, इसका ये एरिया है, इसको यहाँ पे अपनी बाउंड्री फिर मेंटेन करनी पड़ेगी। ये इसकी ड्यूटी हो जाती है जो म्यूनिसिपैलिटी है उसकी। अब जो ये चेंजेस हमने देखे,
जो भी पीछे हमने चेंजेस देखे कि ए को इंक्लूड कर लिया, एक्सक्लूड कर दिया, उसका फर्दर इम्पैक्ट क्या पड़ता है। सपोज कीजिए ए जो है, मैं ए एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई भी ए है, मतलब ए म्यूनिसिपैलिटी है, वो क्या हुआ, पहले म्यूनिसिपैलिटी थी लेकिन अब वो म्यूनिसिपैलिटी नहीं रही। जब वो म्यूनिसिपैलिटी नहीं रही तो इसके पास कुछ फंड पड़ा होगा, इसके पास कुछ प्रॉपर्टी होगी, और जब इतना कुछ है तो होता है इसने उधारी भी ले रखी हो तो इसका कुछ डेट होगा, हो सकता है इसको अपने सिटीजन्स को कुछ पे बैक करना हो, तो ये सब कुछ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में चला जाएगा। फर्दर सपोज कीजिए इसके पास कोई प्रोसीड्स आने वाली थी, मतलब इसके होता है कुछ बकाया चल रहा हो, वो इसके पास आने वाला होगा, है ना। तो वो जो बकाया चल रहा है, जो आने वाला होगा, वो स्टेट गवर्नमेंट की ग्रांट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ग्रांट भी हो सकती है, वो लोगों से कुछ कर वसूलना भी हो सकता है, वो सब जो है वो लोकल एरिया के बेनिफिट के लिए स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है। अब ये केस तो ऐसा हो गया कि पूरा एरिया ए था, वो म्यूनिसिपैलिटी नहीं रहा। अब ऐसा हो सकता है कि कोई एक एरिया है ए जो कि म्यूनिसिपैलिटी से ले लिया गया और दूसरी अथॉरिटी में उसको इंक्लूड कर दिया गया, तो होगा क्या, जो भी इसके फंड, प्रॉपर्टी और लाइबिलिटीज हैं वो अथॉरिटी के पास चले जाएंगे। थर्ड केस क्या है, एक तीसरा केस लेते हैं। सपोज कीजिए कोई लोकल एरिया ए है, ठीक है, वो क्या हुआ, हमने वो लोकल एरिया ऐसे था, सपोज कीजिए, इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसका ये एरिया ए था और ये पूरी म्यूनिसिपैलिटी जो है ये बी है। इस बी से इस ए को उठाया और सी में डाल दिया, सी दूसरी म्यूनिसिपैलिटी, दूसरी म्यूनिसिपैलिटी है, इसको इसमें डाल दिया, तो जैसे ही ये सी में जाएगा तो उस एरिया के प्रोपोर्शन में जो भी फंड, प्रॉपर्टी, लाइबिलिटी होगी वो हो जाएगी सी की। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट इसको मना भी कर सकती है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है, फंड, प्रॉपर्टी और लाइबिलिटीज ट्रांसफर नहीं होगी। तो केस समझ में आया। पहला केस क्या है, ए जो है वो खुद ही म्यूनिसिपैलिटी नहीं रहा, जब खुद ही म्यूनिसिपैलिटी नहीं रहा तो फंड, प्रॉपर्टी, लाइबिलिटी ट्रांसफर हो जाएगी स्टेट गवर्नमेंट को। सेकंड केस क्या है, कोई भी एरिया ए है, ठीक है, उसको म्यूनिसिपैलिटी से आपने निकाल के और आपने अथॉरिटी में डाल दिया। जैसे आप अथॉरिटी में डालेंगे तो उसका जो फंड, प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी है वो अथॉरिटी के पास, मतलब कहने का मतलब एक है, अगर ए जो पार्ट है वो बी में जा रहा है तो इसके करस्पॉन्डिंग प्रॉपर्टी, इसके करस्पॉन्डिंग फंड, इसके करस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी, ये सब ट्रांसफर हो जाएगी बी में। लेकिन अगर कोई सिंगल एरिया ए है वो किसी दूसरी म्यूनिसिपैलिटी में जा रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट वहां पे मना भी कर सकती है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसको ट्रांसफर करने की। अच्छा, अब देखते हैं फर्दर क्लैरिफिकेशंस क्या है इसमें। दूसरा क्लैरिफिकेशन है कि कोई इंडस्ट्री ऐसी है जो कि म्यूनिसिपैलिटी ए और म्यूनिसिपैलिटी बी दोनों में आती है, ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट ऐसा बोल सकती है, यार ऐसा डिस्प्यूट होगा तो ऐसा करते हैं, इस इंडस्ट्री को पूरी को ए में रख देते हैं, तो होगा क्या, फिर इसका एरिया पूरा ये रहेगा। इंडस्ट्री क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है, हो सकता है वो 200 बीघा में, हो सकता है वो 200 एकड़ में भी हो सकती है, 400 एकड़ में हो, इतनी बड़ी होगी तो ऐसा डिवाइड नहीं कर सकते उसको कि हाँ भाई इसमें ये इंडस्ट्री है, इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग का काम होगा वो तो इधर रहेगा, इसका ऑफिस दूसरी म्यूनिसिपैलिटी में रहेगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए फिर क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला कि इसमें क्लैरिफिकेशन दे दिया सेक्शन 3 में, ये हो सकता है इसको किसी में भी रख सकते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है, पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। फिर सेकंड चलते हैं, अगर सपोज करिए कि कोई एक एरिया है उसको म्यूनिसिपैलिटी में इंक्लूड किया गया है, तो जैसे ही म्यूनिसिपैलिटी में इंक्लूड किया गया है तो हो सकता है फॉर द टाइम बिंग उसके कल्चर को ध्यान में रखते हुए, वहाँ की जो पहले की कंडीशन, सपोज गाँव वाला एरिया है, तो हो सकता है कुछ रूल्स के लिए गवर्नमेंट बोल दे कि हाँ कुछ रूल्स अप्लाई नहीं होंगे, बोला ना, एक्सेप्ट एज डायरेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। वैसे तो सारे रूल्स अप्लाई होंगे लेकिन कुछ रूल्स ये मना कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ अभी कुछ रूल्स लागू नहीं होंगे, ठीक है। अब आते हैं अपन थर्ड केस पे। सपोज कीजिए एरिया ए था वो कि जो कि एक विलेज है, ठीक है, इसको म्यूनिसिपैलिटी में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो क्या है, एरिया ए जो विलेज है और या पार्ट ऑफ विलेज है, तो क्या होगा, जैसे ही इसमें ट्रांसफर होगा तो अब ये गांव नहीं रहेगा, ना ही पंचायत रहेगा, ठीक है, और जो इसके पास एसेट और लाइबिलिटीज हैं इट विल गेट ट्रांसफर टू म्यूनिसिपैलिटी। सेकंड केस देखते हैं, एरिया ए है जो कि विलेज है और इसके जो सरपंच, पंच और उप सरपंच होंगे, जैसे ही आप इसमें जाएंगे ये पूरा का पूरा ग्राम पंचायत इसमें ट्रांसफर होगी तो ये एडिशनल मेंबर्स बन जाएंगे। समझ में आया। तीसरा केस क्या है, एरिया ए विलेज है जो कि जैसे ही खुद अपने आप में नई म्यूनिसिपैलिटी बन गई, मतलब ये किसी में नहीं गई है, इस एक को गवर्नमेंट ने बोला तू
अभी तक तो ये ए क्या था, पंचायत थी। इस ए को क्या डिक्लेयर कर दिया आप, इस ए को बोल दिया कि अब ये पंचायत नहीं रहेगी, म्यूनिसिपैलिटी बनेगी। तो क्या होगा, इसके जो सरपंच है वो तो बन जाएंगे चेयरमैन, इसके उप सरपंच है वो बन जाएंगे वाइस चेयरमैन, इसके जो मेंबर्स हैं वो बन जाएंगे वार्ड मेंबर्स। सिंपल। तो 3 केस हो गए। पहला तो हमको ये देखना है कि ए या तो विलेज है या विलेज का पार्ट है। तो जैसे ये म्यूनिसिपैलिटी में इंक्लूड होगा तो क्या होगा, जैसे म्यूनिसिपैलिटी में इंक्लूड होगा तो ये पहली बात तो ये गांव नहीं रहेगा, ऑब्वियसली उसको गांव अब रहेगा नहीं ना, वो म्यूनिसिपैलिटी बन जाएगी। और जो दूसरा बात है, पंचायत नहीं रहेगी। अब सारे नियम किसके लागू होंगे, म्यूनिसिपैलिटी के लागू होंगे। पहला केस तो हमको ये समझ में आ गया। दूसरा केस क्या समझ में आया कि इस ए को उठा के अगर मैंने सपोज कीजिए इस म्यूनिसिपैलिटी में डाला है, तो उसके जो सरपंच, पंच और उप सरपंच है वो एडिशनल मेंबर्स बन जाएंगे इसमें। तीसरा क्या है, मैंने इस ए को पूरे को खुद को ही म्यूनिसिपैलिटी बना दिया। उस केस में क्या होगा, ये इसके सरपंच, पंच और वार्ड मेंबर्स वो उधर जाके चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वार्ड मेंबर्स बन जाएंगे। क्लियर। थोड़ा सा एक चीज और रह गई इसमें। अच्छा, अब सेक्शन 4 में आते हैं। सेक्शन 4 क्या बोलता है कि इस जो एक्ट है उसका कोई भी प्रोविजंस को स्टेट गवर्नमेंट अलाउ कर सकती है कि हाँ ये जो प्रोविजंस हैं, सपोज कीजिए बोल दिया कि सेक्शन 8 से लेके और सेक्शन 10 तक ये इस एरिया में लागू नहीं होंगे, इस म्यूनिसिपैलिटी में लागू नहीं होंगे। लेकिन होता क्या है, जब भी आप किसी चीज के लिए मना करते हैं कि ये लागू नहीं होंगे, तो आपको उसके करस्पॉन्डिंग ऐसे प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे ताकि जो काम है वो सुचारू रूप से चलता रहे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इनको इफेक्टिव करने के लिए जो इसने एग्जेम्पशन दिया वो सही से सुचारू रूप से चलता रहे, तो कुछ नए रूल्स बनाएंगी जो कि ए एग्जेम्प्टेड प्रोविजंस हैं उनका, उनकी जगह पे ये काम कर पाएंगे। वो बना सकती है, जरूरी नहीं बनाई, लेकिन वो बना सकती है। अब आते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या बोलता है कि कैसे एक म्यूनिसिपैलिटी बनेगी, किस तरह से वो इनकॉर्पोरेट होगी। तो कैसे नगरपालिका कैसे बनती है, नगरपालिका हमेशा बनती है, सपोज कीजिए ये गांव था, ये गांव में क्या हुआ, पहले 500 लोग रहते थे। अब धीरे 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 इस गांव की जनसंख्या बढ़ने लगी, यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री लग गई, कुछ इंडस्ट्री लग गई तो नए रोजगार पैदा हुए, लोग आने लगे, तो इस गांव की जनसंख्या, गांव बड़ा हो गया, इस गांव की जनसंख्या हो गई सपोज कीजिए 50,000। तो अब जनता अब और जैसे 50,000 जनसंख्या होगी, यहाँ पे नए मार्केट्स हो जाएंगे, हो सकता है कुछ नई फैसिलिटीज आ जाए, यहाँ पे एक सिनेमा हॉल भी खुल जाए। तो अब गवर्नमेंट को लगेगा कि नहीं यार, इसको हम अब एक नगर पालिका बना देते हैं। तो जैसे ही नगर पालिका बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एरिया। जो गांव और सिटी में अभी ना तो पूरी तरह सिटी बना है ना पूरी तरह गांव रहा है, तो ये बीच का एरिया होगा। इसको संक्रमित भी बोलते हैं हिंदी में। ये संक्रमित हो गया, ना गांव रहा ना सिटी रहा, तो ट्रांजिशनल एरिया बोलते हैं। फिर क्या होता है, ये एरिया थोड़ा सा बड़ा बन जाता है, मतलब ये थोड़ा एक बड़ा नगर टाइप का हो गया, तो फिर हम उसको बना देते हैं नगर परिषद। फिर ये एरिया और बड़ा हो गया, इसको बना देंगे फिर हम नगर निगम। इस तरह से चलता है। अब एग्जांपल देखते हैं। जो ट्रांजिशनल एरिया होगा, अब देख रहे हैं यहाँ पे ट्रांजिशनल एरिया, फिर आता है स्मॉलर अर्बन एरिया, फिर आता है लार्ज अर्बन एरिया। तो ट्रांजिशनल एरिया क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा नगर निगम। और नगर निगम जो होगा, बोर्ड मतलब नगर निगम, उसको बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब जैसे कॉर्पोरेट मतलब एक निगमित निकाय जिसको बोलेंगे, वो उसकी तरह भी होगा। मतलब उसका मतलब समझेंगे भी क्या होता है। सेम केस में स्मॉलर अर्बन एरिया होगा, जो छोटा अर्बन एरिया है, पूरी तरह अभी भयंकर तरीके से मतलब एक सिटी नहीं बना है, वो बन जाएगा काउंसिल। और उसको वो भी एक निगमित निकाय होगा। पूछा गया है पहले एग्जाम में कि वो क्या होगा, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है कॉर्पोरेशन। जो होगा, एक जो लार्ज अर्बन एरिया होगा जैसे जयपुर है, वो बन जाएगा कॉर्पोरेशन। नगर निगम इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं नगर परिषद। तो ये बन जाए। अब ये जो इनके पास क्या होगा, ये तीनों जब हम तीनों को बोल रहे हैं बॉडी कॉर्पोरेट बोल रहे हैं, तो इनके पास एक सक्सेशन वाली पावर होगी। मतलब ऐसा है कि एक ही जो प्रॉपर्टी है, सपोज कीजिए अभी नगर पालिका ए है, नगर पालिका ए है, उसमें अभी चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन सब है। तो जैसे ही नई नगर पालिका बनेगी, तो वो सारी की सारी प्रॉपर्टी फंड ट्रांसफर होगा। मतलब सक्सेशन वाली पावर है इसके अंदर। इसकी एक कॉमन सील होगी, ये तीनों के लिए एप्लीकेबल है।
और ये किसी और को किसी वाद में बुला सकती है, या ये खुद भी, इस खुद के ऊपर भी कोई ना कोई वाद हो सकता है। मतलब कोई इसके ऊपर केस भी कर सकता है, ये भी किसी और के ऊपर केस कर सकती है। मतलब एक तरह से जैसे एक पर्सन होता है उसकी तरह बिहेव करेगी, लीगल पर्सन की तरह बिहेव करेगी। अब इसके रिगार्डिंग कुछ क्लैरिफिकेशन है सेक्शन 5 के रिगार्डिंग। वो क्या है, गवर्नर जो है वो किसी एरिया की साइज को देखते हुए, और वहां पे सपोज कीजिए कोई इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उसको देखते हुए गवर्नर जो है उसको उस एरिया में होता है कि बोल दे कि ये एरिया कोई म्यूनिसिपैलिटी के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। या फिर कर सकती है कंप्लीट एरिया, जो पूरा एरिया है उस पूरे एरिया को बोल सकती है कि ये जो पूरा एरिया है ये कोई नगर निगम, नगर पालिका, म्यूनिसिपैलिटी नहीं रहेगा। और ये क्या क्या, क्या रहेगा फिर जब ये नहीं रहेगा, तो ये इंडस्ट्रियल टाउनशिप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इंडस्ट्रियल टाउन। अब सेकंड केस आता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो स्टेट गवर्नमेंट जो है उस, कोई सपोज कीजिए स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि जयपुर यार ऐसी सिटी है जो कि कल्चरली और हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत आते हैं, तो वो बोल सकती है कि नहीं, इसमें जो म्यूनिसिपैलिटी के पास सपोज कीजिए 15 काम होते हैं, वही 15 में से 10 काम जो है वो मैं तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, बोले हम इससे नहीं कराएंगे, और 10 में से 15 काम किसके पास चले जाएंगे, ये चले जाएंगे अथॉरिटी के पास, जो आपने सुना है जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी है। बोल रहे हैं ना, एक्सक्लूड एरिया फ्रॉम म्यूनिसिपैलिटी और विदाउट एक्सक्लूडिंग, बोलता है एरिया को भी हटा दें। और फिर क्या करेगी, वो क्या करेगी, डेवलपमेंट अथॉरिटी को कुछ पावर दे देगी म्यूनिसिपैलिटी के, और कुछ फंक्शंस दे देगी, ड्यूटीज दे देगी, और एक डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पे जेडीए है, जयपुर में पट्टे कौन देता है, जेडीए देता है। अब देखोगे नगर परिषद के पट्टे होते हैं, नगर पालिका के पट्टे बोलते हैं, तो जहाँ जयपुर में वो काम किसको दिया हुआ है, जेडीए को दिया हुआ है। तो अल्टीमेटली क्या निकल के आया इसमें बाहर, कि गवर्नर जो है वो इंडस्ट्रियल टाउनशिप डिक्लेयर कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी डिक्लेयर कर सकती है। ये इस सेक्शन 5 के अंदर आया। अब सेक्शन 6 में आते हैं। सेक्शन 6 क्या बोलता है कि एक जो म्यूनिसिपैलिटी है, सपोज कीजिए ये म्यूनिसिपैलिटी है ये वाली, इसका गठन कैसे होगा, उसमें क्या क्या कौन कौन लोग रहते हैं। तो फर्स्ट होता है ए पार्ट, देखेंगे क्या होता है। मैंने इसको 3 में डिवाइड कर दिया, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए क्या है उसके बारे में देखते हैं। ए जो है वो है इलेक्टेड मेंबर्स, जो कि मिनिमम 13 होने ही चाहिए, मिनिमम 13 इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स होने ही चाहिए। और ये 13 होंगे या कितने होंगे, इसको आपको हर सेंसस के बाद में रिडिटरमाइन करना पड़ेगा कि 13 की जगह अब 15 होंगे या 17 होंगे या 18 होंगे, ये हमको रिडिटरमाइन करना पड़ेगा एवरी सेंसस के बाद में। लेकिन जब आप दोबारा डिटरमाइन कर रहे हो, तो आप जो अभी एग्जिस्टिंग बोर्ड है, सपोज कीजिए अभी 2021 से 2025 का बोर्ड है, ठीक है। अब 2025 वाले बोर्ड में 2021 दिखा नहीं होगा आपको, 2021 से 2025 वाला बोर्ड है ये ए, और आपने डिटरमाइन कर लिया 2022 में सेंसस आ गया, और 2023 में आपने बोल दिया कि अब इसमें 13 सीटें नहीं होंगी, इसमें तो 20 सीटें होंगी। लेकिन 2025 तक ये इफेक्टिव नहीं होगा, ये 20, 2025 में जो चुनाव होंगे तब ये 20 होंगे। मतलब प्रेजेंट जो चल रहा है उसको आप डिस्टर्ब नहीं करोगे अगर आपने रिडिटरमाइन किया भी है तो। फिर आता है बी पार्ट। बी पार्ट होता है पदेन सदस्य, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, मतलब वो पहले से किसी पोस्ट पे होते हैं तो वो अल्टीमेटली मतलब इनडायरेक्टली इसके भी मेंबर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एमएलए और एमपी, तो ये जो एमएलए और एमपी होंगे, ये अभी हमको ये देखना है कि एमएलए जो है वो नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम तीनों में होगा, लेकिन एमपी जो होगा वो नगर परिषद और नगर निगम में होगा ओनली, वो नगर पालिका में नहीं होगा। ये थोड़ा डिफरेंट है, ओनली काउंसिल में और कॉर्पोरेशन में होगा एमपी। दूसरा, इनको वोट देने का अधिकार होगा, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। जो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं, पदेन सदस्य हैं, उनको वोट देने का भी अधिकार होगा। अब पार्ट सी है, वो है नॉमिनेटेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड मेंबर्स कौन होंगे, जिनके पास स्पेशल नॉलेज होगी म्यूनिसिपैलिटीज की, वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो है ये 6, 8 और 12, मतलब 6 नगर पालिका में, 8 नगर निगम, नगर परिषद में, 12 नगर निगम में, और एक इनमें से डिसेबल्ड होना चाहिए। ये 2021 के एक्ट में आया था, जो 2021 में अमेंडमेंट हुआ तब ये इंक्लूड किया गया कि एक डिसेबल्ड होगा। तो ये
नॉमिनेट कौन करता है? पहली बात वो है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। किसको करेगी? जिसका स्पेशल नॉलेज होगा म्यूनिसिपल अफेयर्स का, ठीक है। क्या इनके पास राइट टू वोट होगा? नहीं, इनके पास राइट टू वोट नहीं होगा। अब फर्दर हम देखते हैं कि रिजर्वेशन के क्या प्रोविजंस हैं। जो म्यूनिसिपैलिटी है उसमें जो वार्ड्स होंगे वो कैसे उनमें रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो मैंने इसको बहुत सिंप्लीफाई किया है और ट्राई किया है कि इसको मैं बिल्कुल ईजी वे में आपको समझा दूँ, क्योंकि जो अगर आप एक्ट पढ़ने जाएंगे तो वहाँ पे इसको लेके पूरा पेज ओनली रिजर्वेशन के ऊपर है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं पार्ट ए में, वो क्या बोलता है कि SC ST को रिजर्वेशन जो है वो कैसे मिलेगा। तो उसके लिए क्या किया गया है कि बाई फार, जरूरी नहीं है एग्जैक्ट आए, लेकिन बाई फार क्या होना चाहिए, SC ST की पॉपुलेशन को आप उस पूरे एरिया की टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दीजिए। सपोज कीजिए आता है 35 आता है, 35.49 आया, तो इसको 35 ही कंसिडर किया जाएगा। और 35.51 आया, राउंड फिगर का मतलब आप समझे होंगे, तो 35.51 आया तो इसको समझ लिया जाएगा 36%। तो इस तरह से 36% सीटें क्या होगी, वो सपोज कीजिए, मैं मानता हूँ एक बार के लिए एग्जांपल 100 सीटें हैं टोटल, तो 36 सीटें हो जाएगी SC ST के लिए। फिर आते हैं अपन बैकवर्ड क्लासेस के लिए। बैकवर्ड क्लासेस के लिए कितनी सीटें रिजर्व होगी? वो होगी, आप जो 36 आया उसको 50 में से माइनस कर दीजिए, मतलब 50% टोटल सीट रिजर्व हो सकती है। उसमें से आपने 36 को माइनस किया तो ये आ गई आपके 14 सीटें, मतलब 14 सीटें क्या होगी, रिजर्व हो जाएगी। लेकिन सपोज कीजिए 36 नहीं होगी, सपोज कीजिए 25 ही होती, तो उसके बाद फिर OBC के लिए कितना आ जाता? उसके बाद OBC के लिए आ जाता 25। लेकिन इसमें एक बात बोली गई कि मैक्सिमम 21% ही हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है, 25 नहीं होगी फिर 21 होती। तो ये वाली बात है। अब लेकिन केस 2 क्या है, वो बोल रहा है कि SC ST की पॉपुलेशन जो है वो सपोज कीजिए 50% से तो ऊपर है, लेकिन 70% से कम है। इस केस में क्या होगा? इस केस में मिनिमम एक सीट तो रिजर्व रहेगी OBC के लिए। तो ये वाली बात एक इंपॉर्टेंट हो गई। तो क्या है, दो, क्योंकि जैसे ही आपके 70% SC ST की पॉपुलेशन हो गई तो फिर वहां पे रिजर्वेशन नहीं रहेगा, लेकिन 70 सीट से ऊपर हो गई तो OBC के लिए रिजर्वेशन नहीं रहेगा वहां पे। लेकिन 70% से तो कम है और 50% से ऊपर है, तो बोला कि एक सीट फिर रिजर्व होगी। और अब आपने जब ये देख लिया कि सपोज कीजिए 36 सीट तो इसके लिए रिजर्व हो गई, 14 सीट BC के लिए रिजर्व हो गई, तो होगा क्या कि जो वुमेन्स हैं उनके लिए 50% सीटें हैं जो है कैटेगरी वाइज, मतलब ये 36 में से 18 सीटें आपकी वुमेन्स के लिए रिजर्वेशन हो गई, 14 में से 7 जो होगी वो वुमेन्स के लिए हो गई। अब 36 में, और अब जो 50 बची उसमें से 25 सीटें ओपन कैटेगरी के लिए रिजर्व हो गई। तो इस तरह से रिजर्वेशन है। मैं दोबारा जाता हूँ रिजर्वेशन में कि जो रिजर्वेशन है वो क्या बोलता है। रिजर्वेशन ये बोलता है कि SC ST की पॉपुलेशन को आप डिवाइड कर दीजिए टोटल पॉपुलेशन से, तो वो SC ST का रिजर्वेशन हो गया। फिर आपको अगर OBC का चाहिए, तो अगर SC ST की जो पॉपुलेशन हमने यहाँ निकाली वो 50% से कम है, तो आप 50% से सपोज कीजिए आई 30%, तो सीधा सीधा 20% इसका हो जाएगा। लेकिन ये सपोज कीजिए अगर 25% ही होती तो फिर क्या होगा, मैक्सिमम ये 21% रिजर्वेशन इनको मिल सकता है। वैसे तो इस फॉर्मूले के हिसाब से तो 25% मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ओनली 21% ही इनको रिजर्वेशन मिलेगा। अब सेकंड केस आता है कि अगर SC ST की जो पॉपुलेशन हमने यहाँ निकाली वो अगर 50% से ऊपर है लेकिन 70% से कम है, तो एक सीट रिजर्व होगी, और 70% ऊपर है तो कोई सीट रिजर्व नहीं होगी OBC के लिए। अब आते हैं वुमेन्स पे। वुमेन्स की सीट कैटेगरी वाइज होगी, मतलब SC ST की जो सीटें आई उसमें से जैसे 30 आई तो 15 सीटें वुमेन्स के लिए हो जाएगी। OBC की 20 आई सपोज कीजिए, तो 20 में से जो है वो यहाँ सीटें रिजर्व हो जाएगी 10, और जो बचा हुआ जो जनरल कैटेगरी का रह गया 50%, तो उसमें 50 सीट जो रह गई उसमें से 25 सीट जो है वो वुमेन्स के लिए रिजर्व होगी। मतलब टोटल सीटों में से 50% जो सीटें हैं वो तो वुमेन्स के लिए रहने वाली ही है। तो ये रिजर्वेशन के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गया है। बहुत बड़ा था, मैंने इसको बहुत शॉर्ट करने की कोशिश करके बिल्कुल इजी वे में सेक्शन 6 आपके सामने रखा है। इससे बेटर मुझे लगता नहीं कि कोई इस सेक्शन 6 को हम रख सकते हैं। इतना इजी वे में स्टार्ट करते हैं वापस से। जो म्यूनिसिपैलिटी होगा उसमें 3 टाइप की सीट होगी। फर्स्ट सीट होगी इलेक्टेड सीट, पहले टाइप की सीट। दूसरी साइड की सीट होगी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, इनको राइट टू वोट होगा। और ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन होंगे? MLA होंगे, MP होंगे। MLA ओनली
जो एमएलए है वो तीनों में रहेगा, किस किस में, नगर पालिका में, नगर निगम में और नगर परिषद में। और जो एमपी है वो नगर परिषद और नगर निगम में रहेगा। इनको वोटिंग का राइट होगा दोनों को। लेकिन जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है उनको कोई वोटिंग का राइट होगा, उनको अपॉइंट कौन कर सकता है, करता है स्टेट गवर्नमेंट। उनको चाहे जब स्टेट गवर्नमेंट हटा सकती है। तो रिमूवल का पावर भी किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और ये कितने कितने हैं, 6, 8, 12। और इसमें एक डिसेबल्ड पर्सन भी रहेगा नॉमिनेटेड मेंबर्स में। सेकंड आते हैं अपन रिजर्वेशन पे। रिजर्वेशन में SC ST को रिजर्वेशन उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, बैकवर्ड क्लासेस को 50% माइनस SC ST रिजर्वेशन। और अगर 50% से ज्यादा SC ST की पॉपुलेशन होती है लेकिन 70% से कम होती है तो एक सीट रहेगी। वुमेन्स के लिए 50% कैटेगरी वाइज रहेगा। और मैक्सिमम OBC को 21% रिजर्वेशन रह सकता है, इससे ज्यादा उनको रिजर्वेशन नहीं रह सकता है। तो ये सेक्शन 6 बिल्कुल क्लियर हो गया है अब। और आप इसको एक बार और रिवाइज करने की कोशिश करना तो आपको इजीली याद हो जाएगा ये। और ये जो रिजर्वेशन है उसकी एक्सपायरी, जो कि हमारा आर्टिकल 334 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें जो हर साल जो हम देखते हैं 10 ईयर्स के लिए बढ़ा देते हैं, उसी हिसाब से ये भी चलता रहेगा। जैसे सेक्शन 334 में जब तक रिजर्वेशन रहेगा तब तक रिजर्वेशन यहाँ पे भी रहेगा। अब देखते हैं अपन सेक्शन 7 to 10। देखिए सेक्शन 6 एंड सेक्शन 3, ये अगर हम 10 तक के सेक्शंस देखें तो सेक्शन 3 आपको देखना है, याद रखने की जरूरत पड़ेगी। और एक सेक्शन 10 याद रखने की जरूरत, ओ सेक्शन 6 याद रखने की जरूरत पड़ेगी। बाकी सब सेक्शंस तो नॉर्मल है। तो ये ध्यान रखना कि आपको कितना इसमें एफर्ट डालना है, कौन कौन से आर्टिकल्स में कितना एफर्ट डालना है, ये आपको देखना पड़ेगा। जरूरी नहीं है सारे सेक्शंस में आपको उतना ही एफर्ट डालना पड़े, लेकिन सेक्शन 3 और सेक्शन 6 ये आपको याद रखना है कि उनमें एग्जैक्ट प्रोविजंस क्या हैं। क्योंकि बाकी सब में तो जो हेडिंग है वही वो है, उससे ज्यादा बहुत कुछ है नहीं उनके अंदर। तो अब सेक्शन 7 पहले स्टार्ट करते हैं अपन। तो सेक्शन 7 जो बात करता है, सेक्शन 7 जो बात करता है वो बात करता है टर्म की। मतलब जो हमारी नगर पालिका या नगर परिषद होगी उसका टर्म कितना होगा वो हम सबको पता है, 5 साल होगा। लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा बात बोली हुई है, वो क्या है कि वो 5 साल तो होगा, वो कब से होगा, उनकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी उससे। लेकिन सेकंड चीज क्या है, सपोज कीजिए 5 साल तो हमने बोला है, लेकिन ये 3 साल में ही सपोज कीजिए डिजोल्व हो गई, मान लो मेजोरिटी कम हो गई चेयरपर्सन के पास, या उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया। तो अब जो नेक्स्ट जो आप कॉन्स्टिट्यूट करोगे विदाउट इलेक्शन कराए हुए, जो नई आप नगर पालिका मतलब नए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनेंगे, वो ओनली 2 साल के लिए बनेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो क्या होगा, डिजोल्व होगा तो जो नई बनेगी वो ओनली रिमेनिंग टर्म के लिए ही रहेगी। बस ये बात ध्यान रखने की है। इसके अलावा सेक्शन 7 में बहुत कुछ है नहीं। फिर सेक्शन 8 में आते हैं। सेक्शन 8 क्या बोलते हैं, भाई आप बोल रहे हो म्युनिसिपल गवर्नमेंट, तो कौन उस गवर्नमेंट का फेस होगा, उस गवर्नमेंट का फेस होगा, क्लियरली बोला हुआ है, जो चेयरपर्सन होगा वो उस गवर्नमेंट का फेस होगा। तो म्युनिसिपलिटी गवर्नमेंट किसके थ्रू चलेगी, वो चेयरपर्सन के थ्रू चलेगी। फिर सेक्शन 9 में आते हैं। सेक्शन 9 क्या बोलता है कि आपने ये तो डिसाइड कर लिया कितने वार्ड होंगे, कैसे होंगे, कितने वार्ड होंगे, रिजर्वेशन कैसे मिलेगा, वो हमने कहाँ देखा है, वो हमने सेक्शन 6 में देख लिया कि वार्ड्स कितने होंगे क्या, और रिजर्वेशन कितना रहेगा, वो हमने सेक्शन 6 में देख लिया। लेकिन उन वार्ड का डिवीजन कैसे किया जाएगा, वो डिवीजन किया जाएगा, सीट्स तो एज पर सेक्शन 6 आई गई, और वो वार्ड जो होंगे वो उसी प्रोपोर्शन में होंगे, जिस प्रोपोर्शन, ऐसा प्रोपोर्शन कि हर वार्ड में पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम रहे। इस तरह से हम देखेंगे उसमें, इस तरह से हमको डिवाइड करने हैं। फिर सेक्शन 10 भी ऑलमोस्ट वैसा ही है कि वार्ड का डिटर्मिनेशन कैसे होगा। तो वार्ड को कौन डिटरमाइन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी, और वो उन वार्ड्स को ऐसे डिवाइड करेगी कि
वो उनका जो प्रोपोर्शन है वो सेम रहे, जो कि सेक्शन 9 में बोला हुआ है। दूसरा क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ही उसमें रिजर्वेशन डिसाइड करेगी और उन वार्ड्स की बाउंड्रीज को डिसाइड करेगी। स्टेट गवर्नमेंट के पास में ये पावर है, और ये सब कुछ अब बना के एक अपना एक लेटर बनाएगी, और वो म्यूनिसिपैलिटी जो वहाँ पे अभी है उस म्यूनिसिपैलिटी को देगी। म्यूनिसिपैलिटी को लगता है कि नहीं, इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, तो वो अपने चेंजेस एज ए सजेशन स्टेट गवर्नमेंट को देगी। माने या नहीं माने वो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, और स्टेट गवर्नमेंट को फिर एक फाइनल ड्राफ्ट जो है वो फाइनल ऑर्डर एक निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमने सेक्शन 1 टू सेक्शन 10 हमने देखा है यहाँ पे, और मैं कोशिश करूंगा कि सेक्शन 1 टू सेक्शन 10 जो है वो मैं आपको दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखने की बात यह है यहाँ पे कि आपको ये एक बार अगर आपने दोबारा रिवाइज कर लिया तो ये मेरी गारंटी है कि उसके बाद आपको ये बिल्कुल आराम से अच्छे से याद हो जाएंगे। तो अपन एक एक सेक्शन एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो सेक्शन 1 जो है उसमें अपन ने देखा था, वो बताता है कि कहाँ तक ये इसका एक्सटेंड कहाँ तक होगा। उसमें हमने देखा था छावनी बोर्ड में ये नहीं रहेगा, बाकी पूरे उसमें रहेगा। कब से ये एप्लीकेबल होगा हमने देख लिया, 15/9/2009 से ये एप्लीकेबल होगा। उसमें बोला हुआ था सेक्शन 1 में कि जब ये स्टेट गवर्नमेंट जब भी गजट में निकाल के डेट स्पेसिफाई करेगी उस दिन से लागू होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट ने जो डेट निकाली वो 15/9/2009 निकाली। उसके बाद सेक्शन 2 में डेफिनेशंस आती है, वो हमने देख ली कि हम उनको सेक्शन के साथ साथ पढ़ते जाएंगे। फिर सेक्शन 3 में क्या किया, बोले डिलिमिटेशन। किसी पार्ट को अगर हम इंक्लूड कर लें, किसी पार्ट को एक्सक्लूड कर दें, तो इंक्लूड कर लें तो उसके जो चुनाव हैं नए वार्ड के वो हमको 6 महीने में कराने हैं। जो एक्सक्लूड करेंगे उसका जो है वो अपने आप रिमूव हो जाएगा। ठीक है। फिर ए को लाके मैंने बी में मिला दिया, तो जब ए को बी में लाके मिलाएंगे तो ए के जितने भी चेयरपर्सन, वाइस चेयरमैन और आपके मेंबर्स हैं वो आके इसमें मेंबर बन जाएंगे, और उनका कार्यकाल उतना ही रहेगा जब तक कि बी का कार्यकाल है। तीसरा क्या किया हमने, इस ए एक बड़ी म्यूनिसिपैलिटी थी उसको ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। तो नई जो म्यूनिसिपैलिटीज बनेगी, सपोज कीजिए सी और डी बनी, तो जो सी म्यूनिसिपैलिटी है उसमें सब उसी प्रोपोर्शन में वार्ड्स बनेंगे जितने यहाँ पे थे, जिस हिसाब से उनको डिवाइड किया गया है। फिर थर्ड हम देखते हैं गांव के बारे में। अगर एक गांव को पूरे को म्यूनिसिपैलिटी बना दिया तो इसके सरपंच, उप सरपंच और जो वार्ड मेंबर्स है वो यहाँ पे आके चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और वार्ड मेंबर्स बन जाएंगे। दूसरा, अगर कोई गांव का एरिया है उसको लाके आपने म्यूनिसिपैलिटी में मिला दिया, उस गांव के एरिया को लाके म्यूनिसिपैलिटी में मिला दिया, तो उस गांव के अगर एरिया को लाया तो जो वार्ड आया वो आके यहाँ पे मेंबर बन जाएगा। अगर पूरा गांव आ गया तो वो पूरा गांव यहाँ पे आके उसके सरपंच, उप सरपंच और जो वार्ड मेंबर्स हैं वो यहाँ पे आके मेंबर्स बन जाएंगे। और वो मेंबर्स बन जाएंगे तो ये जो गांव है ये अब गांव नहीं रहेगा, ये पंचायत है, ये पंचायत नहीं रहेगी। ये हमने वहां पे देख लिया था। ये हमने मोटा मोटी एक बार गांव वाला रिवाइज कर लिया। अब सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 क्या बोलता है? सेक्शन 4 ये बोलता है कि हो सकता है कि कुछ ही एरिया को आपने कोई एरिया है उसको आप यहाँ पे लेके आते हो, म्यूनिसिपैलिटी में मिलाते हो, तो आप कुछ रूल्स के लिए बोल सकते हो कि ये रूल्स यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। और अगर वो रूल्स वहां पे एप्लीकेबल नहीं होंगे तो क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी कि नहीं ये रूल तो एप्लीकेबल नहीं होंगे, लेकिन कुछ रूल्स नए ऐसे बना सकती है ताकि इस म्यूनिसिपैलिटी का काम सुचारू रूप से यहाँ पे चलता रहे। ठीक है। सेक्शन 5 आता है, वो है कि यहाँ पे जो वार्ड का है, जो म्यूनिसिपैलिटी है उसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा। वो हमने देखा ही है कि अगर कोई ट्रांजिशनल एरिया रहेगा वहाँ पे बनेगी नगर पालिका। नगर पालिका एक निगमित निकाय होगा, एक कॉरपोरेट बॉडी होगी, उसका सक्सेशन होगा, और वो किसी के ऊपर केस कर सकती है, वो उसके ऊपर कोई केस कर सकता है। ये बात ध्यान रखने की है। सेम चीज किसके लिए है? नगर परिषद के लिए है। सेम चीज किसके लिए है? नगर पालिका के लिए है। जो नगर परिषद है वो स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए होगी, और ये लार्जर अर्बन एरिया के लिए होगी। ये हमने बिल्कुल सिंप्लीफाई करके इन चीज़ों को देख लिया था। अब उसके बाद जो सेकंड इसमें एक क्लेरिफिकेशन था, वो क्लेरिफिकेशन क्या था कि गवर्नर तो किसके लिए बोल सकता है कि भाई इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनेगी, और गवर्नमेंट किसके लिए बोलेगी? वो बोलेगी नहीं, कुछ फंक्शंस हैं जो कि अथॉरिटी के रहेंगे। अब इसमें जो क्लेरिफिकेशन क्या दिया था कि गवर्नर जो है वो इंडस्ट्रियल टाउनशिप डिक्लेयर करेगा एज पर द रिक्वायरमेंट, और जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट क्या करेगी,
वो एक इंडस्ट्री एक डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन कर सकती है, किसको देखते हुए? उसकी कल्चरल हिस्ट्री को देखते हुए, उसकी टूरिज्म सेक्टर को देखते हुए। जैसे जयपुर में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का गठन किया हुआ है, जोधपुर में जेडीए का गठन किया हुआ है। ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। उसके बाद आता है, एक बार मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 6। सेक्शन 6 में क्या देखा हमने कि वार्ड का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, हर सेंसस के बाद होगा, ठीक है। उसमें रिजर्वेशंस कैसे होंगे, उसमें कितने टाइप के सदस्य होंगे, A+B+C हमने देखा था, याद आया? ए तो था वो इलेक्टेड मेंबर्स थे, मिनिमम 13 होने चाहिए। बी जो हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स थे। एमपी और एमएलए होते हैं। एमपी ओनली आपके नगर परिषद और नगर निगम में होता है, एमएलए सब में होता है, और इनके पास वोटिंग पावर भी होता है। ये हमने देख लिया था। फिर सी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो हमने देखे थे कितने होने चाहिए, या बताना मुझे कमेंट सेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने होने चाहिए। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, 6 और 12 बीच वाले का बताना आप। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स जो हैं इनके पास कोई वोटिंग पावर्स नहीं रहेगा। इनको जो है स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और इनको स्टेट गवर्नमेंट चाहे तब हटा सकती है। एक डिसेबल पर्सन होना चाहिए जो आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स रहेंगे उसमें से। फिर आए थे हम रिजर्वेशन में। रिजर्वेशन में हमने देखा था एससी और एसटी जो है उनका पॉपुलेशन जो है, एससी एसटी का, एससी एसटी पॉपुलेशन जो है उसको अगर टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो उतनी परसेंटेज सीटें जो है वो हमारे एससी एसटी के लिए रिजर्व हो जाएगी। अगर ओबीसी के लिए हमको देखना है तो 50% में से एससी एसटी की सीटें माइनस करेंगे तो ओबीसी की सीटें आ जाएगी, लेकिन ये मैक्सिमम 21% रह सकती है, ये हमने देख लिया था। वुमेंस की जो है वो 50% सीटें रिजर्व रहेगी, ये भी हमने देख लिया था। फिर ये सेक्शन 7 में हमने टर्म को देखा था, और उसमें बोला था कि अगर डिजोल्व हो गई बीच में तो रिमेनिंग टर्म के लिए नई वाली रहेगी। फिर सेक्शन 8 देखा हमने, उसमें बोला कि म्यूनिसिपल गवर्नमेंट जो है वो चेयरपर्सन के थ्रू चलती है। फिर हमने सेक्शन 9 देखा था, वहाँ पे हमने डिवीजन ऑफ वार्ड्स देखा था कि वार्ड्स का डिवीजन कैसे होगा, ये हमने वहाँ पे देखा था। फिर सेक्शन 10 जो है वहाँ पे हमने देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी कि वार्ड्स जो हैं वो कैसे डिवाइड होंगे, वार्ड्स में रिजर्वेशन कैसे दिया जाएगा, और ये सब अपना एक बना के वो म्यूनिसिपैलिटी को देगी। फिर म्यूनिसिपैलिटी एक फाइनल ऑर्डर म्यूनिसिपैलिटी अपने अपने कमेंट्स देगी, फिर स्टेट गवर्नमेंट एक फाइनल ऑर्डर निकालेगी। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आप इसको रिवाइज करना, और कुछ अगर और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना इसको, तो हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसी तरह से फ्लो चार्ट बना के इस पूरे एक्ट को पढ़ाऊँ, ताकि ये एक्ट जो है वो इतना सिंपल हो जाए कि आपको लगे कि ये तो मतलब हम खुद भी पढ़ सकते हैं, आपको ऐसा लगने लगेगा इसको देखते हुए। अब आप अगर अब अगर आप एक्ट को पढ़ने जाएंगे तो अब आपको एक्ट समझ में आएगा कि वो बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, नमस्कार।